So welcome back. Good morning. Let's move ahead today with the next part of this corruption topic. Now here steps to curb corruption. Curb, that is control, right? And the following are some of the steps that the government has taken to control corruption. Now Central Anti-Bribery Bureau was established in 64. मतलब ब्यूरो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1964 में. नाउ इस चीफ फंक्शन इज टू इन्वेस्टिगेट. इस चीफ फंक्शन इज टू इन्वेस्टिगेट मतलब कि एक सर्च आउट करना, जांच पड़ताल करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन. तो मेन फंक्शन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन. एलिगेशन मतलब जो हम इल्ज़ाम जो लगाते हैं लोगों पे. तो यहाँ पे अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया गया है, किसी पे मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर पे, दैट पर्सन इज इन्वॉल्व इन करप्शन, तो उसके ऊपर पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर जाके उसे सज़ा मिलेगी. करप्ट पीपल आर कॉट बाय इट रेड हैंडेड एंड आर पनिश्ड बाय देम. नाउ दिस इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. अब हमारा ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट है गुजरात गवर्नमेंट का और हेडक्वार्टर है शाहीबाग में. एंड इफ कॉमन पीपल हैव एनी करप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम दे मे कॉल ऑन हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 180023344444. तो ये हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे पीपल लाइक यू एंड मी, कॉमन इंडियन सिटीजन, अगर हमें कोई क्वेश्चनिंग करने हैं और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस करप्शन ऑल, so we can get help on this number. Next is to stop corruption. Indian government has framed Anti-Corruption Act 1988. तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट और एक एक्ट पास किया है 1988, that is Anti-Corruption Act. Anti, that is to fight against corruption. Now objective of this act is कि इंडियन सिटीजन को एक बहुत ही क्लीन लाइफ मिले एंड जो हाई ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अपने पोजीशन या पावर का मिसयूज ना कर सकें. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर एवरी पब्लिक सर्वेंट, हाई ऑफिशियल, पॉलिटिशियन टू डिक्लेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर प्रॉपर्टी बिफोर दे अज्यूम द पोस्ट. इसके पहले कि वो अपनी पोस्ट पे आ जाए, उन्हें वो पोस्टिंग के पहले ही वो अपने पावर में आए, उसके पहले दे हैव टू प्रोवाइड अ क्लियर इंफॉर्मेशन, दे हैव टू डिक्लेयर अबाउट देयर प्रॉपर्टी, राइट. अब जब वो अपनी पोस्ट पे आ गए और अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है कि 2-3 साल में उस गवर्नमेंट ऑफिसर की इनकम, उसके इनकम से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई है, तो पनिशमेंट मिलेगी उसे. सो इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन लेटर ऑन increases more than his appropriate income during his working time period, तो वो offense माना जाएगा and punishment will be announced. In such cases, government will capture or take away, that is confiscate the property of that government officer. And next we move on to Right to Information 2005. So now what is Right to Information 2005? तो ये एक ऐसी राइट हमें मिलती है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. बट येस, यू विल कम टू नो कि सारे फील्ड के बारे में जो हमारे कंट्री में जो सारे काम चल रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाएंगे. सो देर आर सम रूल्स, सम रेगुलेशंस और एक लिस्ट है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. बाकी रिलेटेड टू लाइक सीक्रेट प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट या डिफेंस, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. तो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 एंड सिटीजन्स चार्टर हैव बीन प्रोवाइडेड और इशूड विद द हेल्प ऑफ विच द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल हैव टू कंप्लीट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन फिक्स टाइम पीरियड. तो सबसे पहले तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 सिटीजन चार्टर जो इशू हुआ है, according to this particular act, you can say the government employees को promise करना होगा कि उनको जो काम दिया गया है
वो उतने ही टाइम पीरियड में कंप्लीट करके देना है, कोई डिले एक्सेप्ट नहीं होगी, by eliminating or by removing the delay in their own working area and the work under their power, और उनके पावर के अंडर जो भी काम है वो उनको कंप्लीट करना ही होगा, एंड टू मेक देयर एडमिनिस्ट्रेशन वेरी सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब बहुत ही क्लियर, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है फ्रॉम द पब्लिक, इट शुड बी वेरी क्लीन, क्लियर एंड सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन. Now recently central government also has enacted Black Money Act 2005 in which corruption is said to be a crime. अब इस एक्ट के हिसाब से करप्शन एक क्राइम है और ये एक्ट पास हुआ था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ अदर देन दिस सम चेंजेस आल्सो वर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव लाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एज वेल एज सेक्शन 132 ऑफ कस्टम एक्ट में गवर्नमेंट थोड़ा ये बहुत चेंजेस लेके आई है. गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट भी किए हैं और कर रही है कि करप्शन को हम कंट्रोल में रखें और ब्लैक मनी वी कैन फाइंड आउट. तो ये इन दो चीज़ों के लिए कि भाई करप्शन को कंट्रोल में ले आए एंड टू फाइंड ब्लैक मनी, हमारी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है लोकपाल एंड लोकायुक्त इन ईस्ट स्टेट. अब गुजरात विजिलेंस कमीशन गांधीनगर ऑल्सो हैज़ अंडरटेकन डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन फॉर द करप्शन एंड मिसयूज ऑफ द पावर बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गांधीनगर में. तो ये गुजरात विजिलेंस कमीशन का काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर रही है अगर कहीं पे उनको लगे कि यहाँ पे मिसयूज हो रहा है पावर का बाय दोज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और करप्शन के रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन हो जाती है. अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, तो ऑन 15 जून 2005 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और इस एक्ट के हिसाब से यू कैन से इट हैज़ बीन अप्लाइड टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर. अब ये एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर तो निकाल देंगे इस बार. तो ऑन 15 जून 2005 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्ट किया एंड अप्लाई टू ऑल द स्टेट एज आई टोल्ड यू ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप. दिस एक्ट इज हाउएवर नॉट एप्लीकेबल to, you can say, secret services of the country and institution dealing with security and safety, institution promoting unity, integrity, foreign ambassador's office, ये सब हम नहीं पूछ पाएंगे. सब कुछ like related to current projects going on in the country about the flyover bridges and metro train and बहुत सारी information तुम collect कर सकते हो related to some banks and all, but इन चीज़ों के बारे में हमें कोई राइट नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें. ऑन 5 अक्टूबर 2005, अकॉर्डिंग टू दिस अबाउट लॉ, गुजरात गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द रूल्स रिगार्डिंग गुजरात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. तो गुजरात में भी हमने ये लाइक एज पर दिस अबाउट प्रोविजन 5 अक्टूबर 2005 में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया रूल्स रिगार्डिंग दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. Now, as I told you about this Right to Information Act 2005 about related to Gujarat, now the base of this law, that is legislative, has been what? तो main reason क्या है इस particular law या legislative के बारे में? To acquire transparent, clean, simple and quick administrative operation. मतलब कि मेन रीज़न ये है इस एक्ट के पास करने का या द बेस ऑफ दिस लॉ विल बी कि लोगों को एक बहुत ही सिंपल और क्विक काम मिल जाए. एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन मतलब जितने भी हमें गवर्नमेंट काम है वो सारे बहुत ही क्विकली कंप्लीट हो, सिंपल और क्लीन और ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन रहे एंड पब्लिक का कोऑपरेशन भी इसमें मिलता रहेगा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ दिस लॉ एंड एनी सिटीजन, मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी सिटीजन हायर ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मिल सकता है, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. क्वेश्चनिंग दैट इज टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट डिपार्टमेंट पेंडिंग वर्क कि भाई व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट पेंडिंग वर्क and but you can't go and talk to the government related to defense field or related to arms and ammunition field कि भाई आपका काम क्यों पेंडिंग है, या फॉरेन एम्बेसडर रिलेटेड जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर बताया,
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के रिलेटेड इंस्टीट्यूशन में तुम जाके क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, बट हमारे डेली रूटीन के बारे में लाइक द प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हमारे स्टेट के या कंट्री के जो हैं, तो उसके बारे में हम उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर को हम जाके क्वेश्चन कर सकते हैं अबाउट द पेंडिंग वर्क or about the implementation of the scheme, and or we can ask for the success or status of the public oriented work. And how to collect the information, that's very important. As per this right, तुम या मैं अगर हमें information collect करनी है, that is we are called applicant, तो we will have to pay fixed amount of fees, that is say 20 rupees. या तो कैश में दे दो या पोस्टल ऑर्डर जो आजकल कम यूज हो रहा है, और पे ऑर्डर और नॉन जुडिशियल स्टैम्प अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म. तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमें 20 रुपये देने इन ऑर्डर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. नाउ दिस एप्लीकेशन मे बी सेल्फ साइन, या तो तुम साइन कर लो या इट इज टाइप्ड और इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मेल टू दैट पर्टिकुलर कंसर्न डिपार्टमेंट, या तो तुम खुद पर्सनली जाके वो एप्लीकेशन फॉर्म दे दो विथ योर सिग्नेचर, या टाइप करके दे दो, या हम मेल कर सकते हैं टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. पर्सन फ्रॉम द फैमिली इंक्लूडेड इन द बिलो पॉवर्टी लाइन, दिस पर्टिकुलर लिस्ट, मतलब जो बहुत बहुत ही जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट, विल नॉट पे एनी फीस, मतलब ये 20 रुपये वो नहीं पे करेंगे अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ना तो उनके लिए कोई कॉपी के लिए चार्जेस पे करने होंगे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो. देयर इज नो नीड टू मेंशन व्हाई इंफॉर्मेशन हैज बीन आस्क्ड फॉर. और जब हम मेल करते हैं या पर्सनली जाके हमारा लेटर सबमिट करते हैं कि भाई हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें कोई रीज़न मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्यों हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए. नो रीज़न, बिकॉज इट इज़ आवर राइट एज एन इंडियन सिटीजन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन दैट पर्टिकुलर, इन सम फ्यू पर्टिकुलर फील्ड. जो एक लिस्ट गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया हुआ है कि इतने फील्ड में तुम क्वेश्चनिंग कर सकते हो, राइट. और कंसर्न APIO मतलब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर गिव्स अ कॉपी ऑफ दिस रिसीट ऑफ द रिसीव्ड एप्लीकेशन. अब वो तुम्हें कॉपी दे देंगे, जेरोक्स कॉपी या वॉट एवर यू कॉल इट. तो वो एक कॉपी हमें मिल जाएगी अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म टू द एप्लीकेंट आफ्टर पुटिंग द सीरियल नंबर, ID नंबर मिल जाएगा हमें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर तुम फोन करके भी पूछ लो कि भाई तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा है या क्या हुआ जो मैंने इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो दे विल जस्ट आस्क योर ID नंबर. तो ईजी हो जाएगा उनके लिए तुम्हारा फॉर्म ढूंढना. आफ्टर दैट वॉट एवर करस्पॉन्डेंस हैज़ टू बी मेड रिगार्डिंग एप्लीकेशन. फिर आगे जाके जो भी करस्पॉन्डेंस आगे बढ़ाना है, जो कम्युनिकेट करना है तुम्हें और उस ऑफिसर को, तो वो ID नंबर तुम भी याद रखोगे और उस आदमी के पास भी ID नंबर होगा. सो ID नंबर वॉज टू बी मेंशन इन दैट, राइट. And related to APIO, let's see what does it say. So APIO, that is, I already told you over here, it is Assistant Public Information Officer. अब वो जो कॉपी तुम्हें मिलेगी, you will have to preserve it. ID नंबर तुम्हें प्रिजर्व करना है, वैसे दैट इज सीरियल नंबर. वैसे ही उस आदमी के कंप्यूटर में भी ऑलरेडी तुम्हारा ID नंबर फीड है. Now APIO will have to give direction within 30 days. मतलब तुमने इंफॉर्मेशन 1 जुलाई को तुमने मांगी और ये पूरी प्रोसीजर तुमने की. अब बाय एंड ऑफ जुलाई, तो 1 अगस्त तक तो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल ही जानी चाहिए. तो APIO will give direction within 30 days of accepting application for acquiring information. If any copy is demanded by the applicant, then it could be obtained by paying fixed fees or charges decided according to the law and or the legislative AIPO, and he may refuse to give information as per law. So now this sentence is not properly framed actually in your textbook. So let us say it in a very simple way कि अगर एप्लीकेंट दैट इज यू और मी कॉमन इंडियन सिटीजन, अगर हमने कोई कॉपी डिमांड की है अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ही रहे हम, लेकिन कोई कॉपी भी हमें चाहिए, एक्स्ट्रा कॉपीज रिलेटेड टू दैट टॉपिक,
तो एक्स्ट्रा पेमेंट हमें करनी होगी एज पर द रूल. नाउ फुल स्टॉप. Now AIPO may refuse to give you information as per the law passed or as per the rule, that is legislative. हाँ, कई बार ऐसे भी हो कि तुम्हें शायद AIPO रिफ्यूज कर दे कि हम तुम्हें ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो तुम मांग रहे हो वो नहीं दे पाएंगे. Now here you can't go to the court of law. Why? क्योंकि AIPO भी लॉ को ही फॉलो कर रहा है. If the required information affects the यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस पेज पे किया था कि अगर कंट्री की यूनिटी को ये हमारी इंफॉर्मेशन हार्म करने वाली है, नेगेटिवली अफेक्ट करने वाली है या इन्फ्लुएंस करने वाली है नेगेटिवली, और या हमारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सम सीक्रेट मैटर्स के रिलेटेड हैं, और यू कैन से इट लीड्स टू दी कंटेम्प्ट या डिफॉर्मेशन, दैट इज not respecting the court, or it may be हमारी information may be in connection to the scientific secrets, या हमारी information है related to it leads to crime, then AIPO has 100% right to refuse you in giving the information. Right? Now the next one, that is provision for appeal. Provision you already know, कुछ प्रोवाइड करना. तो हमारे लिए क्या प्रोवाइड किया गया है? व्हेन कैन यू अपील? रिक्वेस्ट. नाउ इफ द कंसर्न डिपार्टमेंट डज नॉट एक्सट्रैक्ट, से इन सिंपल वर्ड, प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन विद इन 30 days, मतलब 1 जुलाई को इंफॉर्मेशन के लिए तुमने फॉर्म फिलअप किया, बाई 1 August इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन, और इफ दे रिफ्यूज टू गिव यू द इंफॉर्मेशन, देन द ऑफेंडेड एप्लीकेंट, एक्चुअली ऑफेंडेड मतलब कि इंसल्टेड, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, कोई जवाब नहीं मिला एप्लीकेंट को, ही में नाउ अपील गो 1 step अबव टू PIO. तो APIO से वो जाएगा PIO में, टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद इन 30 days ऑफ रिजेक्शन. जैसे कि अब पूरा अगस्त महीना उसके पास है, वो आई वुड से 1 August को अगर उसको इंफॉर्मेशन तब तक नहीं मिल रही, तो विद इन 30 days फ्रॉम 1 August ही विल हैव टू गो एंड इन्फॉर्म, मेक एन अपील टू PIO कि भाई व्हाट इज हैपेंड विथ हिम एंड ही इज नॉट प्रोवाइडेड एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सम सिंपल बेसिक मैटर्स जहाँ पे उसे राइट है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की. फॉर दिस एप्लीकेंट विल नॉट हैव टू पे एनी फीस. If within the stipulated time period the decision of the first appeal does not come, or the applicant is refused to be given any information, the offended applicant can make a second appeal to State Chief Information Officer within 90 days. अब देखो 30 days के अंदर अगर उसने PIO में इन्फॉर्म कर दिया तो कोई उसे फीस नहीं पे करनी है. अब यहाँ से भी अगर कोई जवाब नहीं मिल रहा तो बेचारा अब जाएगा टू स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद इन 90 days. Now provisions for fine. If any information officer refuses to give information without giving reason or reasonable ground, or hides the information with some very bad intention, or intentionally gives improper or incorrect information, or some misleading information, or destroys the information, the concerned information officer will be fined fixed charges per day for delay in providing information. So let's understand what do you mean by this. अब अगर इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सपोज यू गो टू दी रेलवे डिपार्टमेंट रिलेटेड ऑफिसर, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर 30 days हो गए, अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, या वो ऑफिसर तुम्हें इंफॉर्मेशन देने से रिफ्यूज़ कर रहा है जिसके पीछे कोई रीज़न भी वो नहीं बता रहा, या तुमसे इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है विथ सम रॉन्ग इंटेंशन, या जानबूझ के वो तुम्हें इंफॉर्मेशन गलत दे रहा है, या तुम्हें मिसलीड कर रहा है, या तुम्हारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड पेपर्स वो डिस्ट्रॉय कर देगा, एनी सच थिंग इफ इट हैपन्स, तो वो ऑफिसर को फाइन होगी. और अगर उसने 30 days लेट दिया है तुम्हें ये काम करने में, या तुम्हें इंफॉर्मेशन तुम तक पहुंचाने में कितनी डिले की है,
तो उतने दिन की पर डे फिक्स रहते हैं चार्जेस, वो उस आदमी पे चार्ज लगाया जाएगा. नाउ फॉर एनी क्वेरी दैट इज क्वेश्चनिंग स्पेशल इंफॉर्मेशन guidelines related to the use of Right to Information Act. First time in the country, helpline number 99240-85000 has been started, which helps us all the days in working hours except public holiday. Public holiday like you must be knowing कि बहुत सारी हमारे पब्लिक हॉलीडेज आती हैं हमारी कंट्री में, तो सिर्फ उस दिन हम इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाएंगे ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. अदरवाइज वी हैव द राइट टू कलेक्ट information, we have the right to question, we have the right to collect the guidelines related to this particular Right to Information Act. So remember this number, may be helpful to you in future, but at present future में तो 1 mark के लिए बहुत काम आएगा. In addition to this, civil right letter has also been declared, due to which a deadline is fixed for the solution in the concerned offices. अब और एक civil right letter भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि एक डेडलाइन दे दी है कि इस टाइम पीरियड में तुम्हें सॉल्यूशन लाने हैं टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, विद द हेल्प ऑफ विच स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन में बी इंक्वायर्ड. एंड गुजरात गवर्नमेंट मतलब एप्लीकेंट ने जो एप्लीकेशन दिया था उसके हिसाब से एक टाइम पीरियड फिक्स गवर्नमेंट कह देती है उस ऑफिसर को कि तुम्हें इस टाइम पीरियड में सॉल्यूशन ला के दिखाना है. द सिटीजन शुड बी सेटिस्फाइड, ही शुड गेट द सॉल्यूशन फॉर विच ही हैड आस्क्ड फ्रॉम दैट ऑफिसर. और गुजरात गवर्नमेंट ने कॉमन सर्विस पोर्टल भी स्टार्ट किया है ऑन विच अ सिटीजन में अप्लाई ऑनलाइन ऑल्सो, वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, मेक द पेमेंट फॉर अबाउट 28 सर्विसेज. लर्न इट. 28 सर्विसेज के लिए तुम क्वेश्चनिंग कर सकते हो एंड मे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इंक्वायर द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन 24/7. दिस एक्ट इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप टू पुट ऑफ करप्शन. तो करप्शन का अंत लाने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया हुआ है. एंड द नेक्स्ट विल बी नाउ एज वी सॉ अहेड जस्ट नाउ दैट रिवॉल्यूशनरी स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है कि 20 सर्विसेज के लिए तुम इंक्वायर कर सकते हो और तुम्हारे एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में भी 24/7 यू कैन इंक्वायर. एंड नाउ वेरी इंटरेस्टिंग वंस अगेन फॉर द चिल्ड्रन, that's a law regarding right to free and compulsory education 2009. उसको हम कहते हैं RTE 2009. Now central government implemented the law regarding to right to free and compulsory education for children in 2009. तो 2009 में एक लॉ पास हुआ रिलेटेड टू बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. एज पर दिस लॉ गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस्ड और प्रोक्लेम्ड law regarding right to free and compulsory education on 18th Feb 2012. Now what is the need of the law? अभी law क्यों ज़रूरी है? According to 86th amendment, amendment मतलब कि एक बहुत ही छोटा सा हम एक बदलाव लेके आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो मोर देन 70 years हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो लाने ही है हमें, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, सो आर कंट्री विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोब, एंड हमारी कंट्री भी बहुत स्पीडली डेवलप हो रही है. तो 70 years या मोर देन 70 years बैक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो तब के लोगों की सोच अलग थी. अब इतने सालों के बाद इतनी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बच्चों में फ़र्क आ गया है, हमारी लाइफस्टाइल बदली है, हमारी सोच बदली है, तो उसके हिसाब से बहुत कुछ जो चेंजेस आए हैं. तो सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो पुरानी सोच वाली थी उसमें थोड़ा बहुत बदलाव तो हमें लाना ही है. अब तो ये अमेंडमेंट हम लाते रहते हैं, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस 86th अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइमरी एजुकेशन हैज़ बीन मेड फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन of the age group 6 to 14. I would say not for you dear, but it is for below poverty line या इकोनॉमिकली जो बहुत ही फाइनेंशियली जो बहुत ही वीक फैमिलीज हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए हुआ बिटवीन 6 to 14 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिली है उनको, और गवर्नमेंट देती रहेगी उनके लिए. दिस इज वेरी ग्रेट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन. तो इससे हमारी कंट्री की जो फ्यूचर जनरेशन है वो एक डेवलप जनरेशन बनेगी,
they will become the property of the country. As such they are the property of the country. लेकिन कंट्री की प्रॉपर्टी अगर वेल फिनिश्ड हो, डेवलप्ड हो, इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो एंड हाईली एजुकेटेड हो, तो वो कंट्री को ज़्यादा ही स्पीडली डेवलप हो सकती है. तो दैट इज़ व्हाट अ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू with the objective of physical, mental and all-round development of children. Necessary educational opportunities have been created and which also meet the demand of qualitative primary education. तो बच्चों की एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हर एक एरिया में बच्चा डेवलप हो और अच्छा सा एजुकेशन मिले, बच्चे मोरालिटी में भी डेवलप हो, दैट इज़ ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, मैनरिज्म्स अलॉन्ग विथ एजुकेशन. तो काफ़ी कुछ गवर्नमेंट दे रही है हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए और कंट्री को डेवलप करने के लिए. एंड एज वी मूव अहेड वी सी नेक्स्ट इज दैट इज कीपिंग इन माइंड एजुकेशन and health of the children. Schooling facilities, physical facilities, specific norms, that is rules have been set up under this law. Accordingly, classroom, lab, drinking water, pure drinking water, yes, electricity, midday meal arrangement, quality of the midday meal arrangement, qualification of teachers, and standard of recruitment to provide the grants and all to the schools already have been fixed, which are as below. Now what do you mean by this few words mentioned over here? कि ये सब चीज़ें हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, फॉर अ डेवलप्ड चाइल्ड, मेंटली, फिजिकली, एजुकेशनली. तो कीपिंग इन माइंड अबाउट द एजुकेशन हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत लॉज फिक्स कर दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स किए हैं कि भाई स्कूलिंग फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें स्कूल में मिलनी चाहिए. क्लासरूम, लैब, क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर्स इज बीइंग फिक्स्ड, स्टैंडर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट इज फिक्स. रिक्रूटमेंट मतलब टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, कि तो ये सारा गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है. तो लेट्स सी व्हाट इट इज. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 शुड गेट एडमिशन इन द स्कूल क्लोज टू हिज लोकेलिटी. अब अपने घर से नज़दीकी स्कूल में ही बच्चे को एडमिशन मिल जाना चाहिए. और ये बच्चा इज ऑफ द एज ग्रुप ऑफ बिटवीन 6 to 14. Children who do not have got their birth certificate as age proof cannot be refused admission in the school by anybody. अगर बर्थ सर्टिफिकेट ना हो पेरेंट्स के पास उनके बच्चों का, तो कोई भी स्कूल उनको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती. कंपल्सरी एडमिशन तो मिलना ही है उस बच्चे को, क्योंकि ये उसके फ्यूचर का सवाल है. Although the child may have already reached 14 years of age, but he has not completed his primary education. In such cases, he could be imparted free education. अब अगर बच्चा ऑलरेडी 14 क्रॉस कर चुका है लेकिन कई रीज़न की वजह से उसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब कोई उसको ना नहीं कह सकता, उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी. क्योंकि कौन सी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन जो उसकी मिस हो गई है, तो वो उसको फ्री में मिलने ही चाहिए. दैट इज द रूल. Now at the time of admission, age of the child should be 6 years, and if he doesn't have birth certificate, then hospital records, age related affidavit of parents should be taken as age proof for admission. अगर birth certificate ना हो उस बच्चे का at the age of that is 6 when he is going for admission, तो अगर पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड होने चाहिए उसकी एक कॉपी, या फिर कोर्ट में एफिडेविट करवा सकते हैं, मतलब लीगल पेपर्स रिलेटेड सम प्रोसीजर उसके एज प्रूफ के लिए, तो फिर एडमिशन आसानी से हो जाएगा. ऑल द स्टूडेंट शुड बी गिवन एडमिशन विदाउट एनी पार्शियलिटी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एट्सेट्रा. तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. एनी काइंड ऑफ फीस लाइक कैपिटेशन फीस, मतलब जैसे डोनेशन एंड ऑल, एडमिशन फीस, एनी अदर टाइप ऑफ डिपॉजिट्स कैन नॉट बी टेकन. कि भाई डोनेशन दे दो 2-4 हज़ार, या एडमिशन फीस दे दो, या डिपॉजिट रख दो बाद में दे देंगे आपको. दिस इज़ नॉट अलाउड. एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इंटरव्यू ऑफ द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स शुड नॉट बी टेकन. एडमिशन शुड नॉट बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ द पेरेंट्स.
It should not also be given on the education qualification or capacity of the parent. Any kind of admission test of the parent should not be taken. तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स की कोई एडमिशन टेस्ट नहीं लेनी चाहिए ना बच्चे की, लेकिन पेरेंट्स की तो नहीं कंपलसरी, राइट. सो एज वी सॉ कि पेरेंट्स की कोई टेस्ट नहीं होगी, एडमिशन टेस्ट, एंड नॉट अलाउड. अच्छा, पेरेंट्स के इनकम के बेसिस पे एडमिशन देना है वो भी अलाउड नहीं है. ना कोई क्वेश्चनिंग होगी पेरेंट्स के एजुकेशन रिलेटेड या इनकम रिलेटेड, एंड ना कोई इंटरव्यू लिया जाएगा पेरेंट्स का. एंड फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 5 years, a revolutionary step has been taken by a government, that is by taking nursery under the law and making rules for special training of preschool teachers, their courses, curriculum, that is syllabus and evaluation. मतलब कि एक बहुत ही ग्रेट स्टेप और भी एक लिया गया है बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन हु आर बिटवीन 3 to 5 years. तो उनके लिए नर्सरी को गवर्नमेंट ने अंडर लॉ ले लिया है फॉर द फर्स्ट टाइम, और रूल्स भी बनाए गए हैं नर्सरी रिलेटेड ट्रेन टीचर्स के लिए, और कौन सा कोर्स इंक्लूड होना चाहिए इन द नर्सरी और उनके सिलेबस के बारे में एवरीथिंग. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, provision has been made for the children of weaker section and backward class, SC ST. SC मतलब कि scheduled caste and ST मतलब tribal class, tribes, आदिवासी what we call. तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो वीकर सेक्शन और BC SC ST के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया है, who are interested in studying. हाँ, लेकिन इसमें उन बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए, फैमिली को इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हम आगे बढ़ाएं, तब जाके दे कैन गेट दिस एडवांटेज. सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ऑल दोज बैकवर्ड क्लास SC ST के फैमिलीज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग and their family fall in the category of below poverty line should be given admission in government recognized private primary school. तो गवर्नमेंट रिकग्नाइज जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे इन बच्चों को एडमिशन मिलना ही चाहिए, एंड नोबडी कैन रिजेक्ट देम. एज पर ऑर्डर इट इज कंपल्सरी कि 25% स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट शुड बी ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अब एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट या ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ये कंपल्सरी है कि 25% स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड के इस पर्टिकुलर SC ST BC कैटेगरी के होने चाहिए या वीकर सेक्शन के. स्कूल टीचर्स आर नॉट अलाउड टू टेक प्राइवेट ट्यूशंस. नाउ ऑल द अंडर क्वालिफाइड टीचर ऑफ द स्कूल शुड ऑब्टेन एकेडमिक क्वालिफिकेशन विद इन 5 years. अब जो अंडर क्वालिफाइड टीचर्स हैं स्कूल की, ऑलरेडी एज अ टीचर पोस्ट पे आ चुकी थी, अब तक तो काम कर रही थी, लेकिन एज पर दिस एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट उनको कहा गया है कि आपको हम 5 साल का टाइम पीरियड दे रहे, पिक अप द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर योर पोस्ट और आ जाओ वापस. देन ओनली यू विल बी गिवन बैक योर पोस्ट एज अ टीचर. एनी चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड द प्राइमरी एजुकेशन कैन नॉट बी टर्मिनेटेड. जिसने अपना प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट ना किया हो उसको निकाल नहीं सकते स्कूल में से until being transferred. Right? Now, in the private primary school, the fees of ST and SC is paid by the government as per fixed condition. अब जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे उनकी प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स हैं तो फीस तो प्राइवेट स्कूल्स में देनी होगी, लेकिन ये बच्चे के फैमिलीज नहीं पे करेंगे, वहाँ पे उनकी फीस एज पर सम फिक्स रूल्स या फिक्स कंडीशन गवर्नमेंट पे करेगी. इट कुड बी परसेंटेज वाइज कि भाई 5% वो फैमिली पे करे, 95% गवर्नमेंट पे करेगी, और इट कुड बी 20 and 80 अकॉर्डिंगली. कंडीशन फिक्स है बाय द गवर्नमेंट. एंड समटाइम बहुत ही वीक कंडीशन है तो गवर्नमेंट ही पूरा फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी गवर्नमेंट ले सकती है. फॉर द कॉम्प्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, schedule means a proper management, a group, you can call it a tribunal, मतलब education related group that is called tribunal, और state council has been provision, मतलब कि ये provision और ये law ठीक से follow हो,
स्कूल के रूल्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं, वो स्कूल गवर्नमेंट के कंडीशन प्रॉपरली फॉलो कर रही है या नहीं, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल अपॉइंट होता है, मतलब एक एजुकेशन रिलेटेड ग्रुप फॉर द ब्रीच ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये नाउ एज फॉर द ब्रीच ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि ये अगर ये एक्ट को ब्रेक किया गया, फॉलो नहीं किया, तो स्कूल के डायरेक्टर को या तो फाइन कर सकते हैं या वो स्कूल ही बंद करवा सकते हैं। दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल कैन बी टर्मिनेटेड। नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ऑल्सो कॉल्ड एज RTF 2013। अब फूड सिक्योरिटी मीन्स व्हाट? हर एक आदमी को न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। एवरी पर्सन गेट्स न्यूट्रिशियस फूड एज पर दिस एक्ट टू रिमेन एक्टिव and for a healthy lifestyle, and he can easily get the food. अब ये बिल इम्प्लीमेंट हुआ था बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑन 5 जुलाई 2013। तो मेन गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है इस बिल का, टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ फूड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसके फूड रिक्वायरमेंट या फूड डिमांड्स को सेटिस्फाई करना सबसे पहले, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस बिल का। नेक्स्ट, क्वालिटी और क्वांटिटी इंश्योर करनी है कि भाई अच्छी क्वालिटी के फूड मिले। क्वांटिटी जितनी चाहिए, मतलब कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को जो फिक्स कैलोरीज चाहिए उतना उन तक पहुँचे, और ये सारी चीज़ें उनको कम दाम में मिले। टू कंट्रोल, टू कर्ब मैल न्यूट्रिशन अमंग पीपल एंड चिल्ड्रन। अब जब क्वालिटेटिव फूड और लो रेट पे ये खाना अगर लोगों तक पहुँचेगा तो मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर पाएंगे अमंग द पीपल एंड चिल्ड्रन। एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप शुड बी टेकन एंड एनकरेजमेंट शुड बी गिवन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। और गवर्नमेंट इस बिल के थ्रू ये भी कहती है कि हमें इम्पॉर्टेंट स्टेप्स और भी लेने चाहिए ताकि एक न्यूट्रिटिव फूड का प्रोडक्शन बढ़ जाए, एंड टू मेक PDS स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड सिंपल। अब PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन शॉर्ट वी कैन कॉल रेशन शॉप। अब रेशन शॉप में भी कई बार नो दीज आर गवर्नमेंट शॉप्स जहाँ पे गरीबों को बहुत ही कम दाम में अपना रेशन कार्ड बताने पे बहुत कम दाम पे उनको सारी नेसेसिटीज मिल जाती है, लाइक दे गेट यू कैन से गैस सिलेंडर एट लो रेट, then they get rice, wheat and oil, घी, शुगर। तो सारी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, नेसेसिटी है एक फैमिली के लिए, वो उनको मिल जाती है। येस, इज़ नॉट फॉर यू एंड मी, इट इज़ फॉर दी इकोनॉमिकली वीक पीपल। रेशन कार्ड बताने पे डोंट से राशन, इट इज़ राशन। तो राशन नहीं कहेंगे, बट एक्चुअली व्हेन वी अटैच द वर्ड कार्ड ओवर हियर वी से रेशन कार्ड। तो ये रेशन कार्ड बताने पे इस रेशन शॉप से उन्हें कम दाम में चीज़ें मिल जाएगी। तो हमें देखना है कि ये रेशन शॉप बहुत ही करप्ट फ्री हो, और ये PDS सिस्टम भी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब कोई करप्शन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट PDS सिस्टम, रेशन शॉप की जो सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल और करप्ट फ्री होनी चाहिए ताकि गरीबों तक नेसेसिटीज़ बहुत ही कम दाम में पहुंच पाए, एंड टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द फैमिलीज दोज हु आर इन द टॉप ऑर्डर ऑफ अंत्योदय योजना एंड BPL लिस्ट, मतलब जो बहुत 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 ही गरीब हैं उनके लिए ये फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, एंड ताकि उन तक वो टाइम पे पहुँचे, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, लो रेट पे मिले, एंड टू स्टिपुलेट न्यूट्रिशियस फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड एट कंसेशन रेट, और न्यूट्रिशियस फूड उन तक पहुँचे एट लो रेट, टू हेल्प दी प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीडिंग मदर्स टू गेट न्यूट्रिशियस फूड। और ये भी देखना है कि प्रेग्नेंट वुमेन और फीडिंग मदर्स को न्यूट्रिटिव डाइट मिले। एंड नाउ दिस सम लेजिस्लेटिव प्रोविजंस वी विल continue in the next lecture. Till then, take care. Thank you so much. And once again, long lectures, तो बहुत सारे lectures रहेंगे इस 21 chapter के और बाकी के economics के। Yes, this chapter we are towards the end, but yet I would like to say keep on revising
जो काफ़ी सारे पार्ट्स जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं कई चैप्टर्स के, प्लीज़ रिवाइज। थैंक यू, टेक केयर।